Assalamualaikum. I'm Naila Abdi from the platform of Reeds School and College. After a break of a week, we are back again with a live session. आज का लाइव सेशन बहुत ज्यादा अपसेट करने वाला है या हमें अब उस पर बहुत सीरियसली सोच लेना चाहिए, क्योंकि हमारा शहर जहाँ हम में से ज्यादातर लोग पैदा हुए हैं, अगर पैदा नहीं भी हुए तो अपने अपनी जगहों को, अपनी अपनी बर्थ प्लेसेस को छोड़कर हमने इस शहर में रहकर अपने आप को यहाँ पर बहुत कामयाब किया है। लेकिन क्या शहर कराची कामयाब है? इस बात पर मजीद डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ आज एक यंग रिप्रेजेंटेटिव है। मेरे साथ आज मुर्तजा जाफरी साहब हैं, जो एक यंग एक्टिविस्ट हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक इन्फ्लुएंसर हैं। आप में से बहुत सारे लोग इनको फेसबुक पर देखते हैं, आप में से बहुत सारे लोग इनसे पढ़ते भी होंगे, टीचर भी हैं। बात करते हैं कराची, द सिटी ऑफ लाइट्स, द सिटी ऑफ होप्स या द सिटी ऑफ वूज। अस्सलामुअलैकुम मुर्तजा, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर कीप कॉलिंग यू अब्बास। अब मैं सेशन के दौरान भी कह सकती हूँ, सो उसके लिए पहले से माजरत। मुर्तजा, कुछ अपने बारे में बताइएगा और फिर आगे चलते हैं अपनी डिस्कशन को लेकर। मिस वालेकुम सलाम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता रहता है ये सारा। मिस असल में मैं रिसेंटली जब ये बारिशों का सीजन स्टार्ट हुआ तो उसके दौरान मुझे जैसे हम सबको, हम में से किसी को भी अंदाजा तो नहीं था कि ये कितना ज़्यादा हैवी रेन होने वाली है और उससे हमारे शहर का क्या क्या एक्सपोज हो जाएगा। हमारे शहर में ऐसे क्या क्या लूप्स हैं, क्या क्या सीक्रेट्स हैं जो निकल के बाहर आ जाएंगे। हम में से आई एम श्योर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आमतौर पे तो हम बस ये सोचते हैं बारिश होगी तो हमें अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे। वो जो आपको पता है ना, कराची में टिपिकली एक कॉन्सेप्ट है, समोसे खाएंगे, पकौड़े खाएंगे, बाहर जाएंगे, थोड़ा ड्राइव अराउंड करेंगे, उसके लिए तैयार होते हैं। मगर इस दफा काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, और अनफॉर्चुनेट भी है, और मैं ये भी कहूंगा कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। वो ये कि हमें कोई भी देखें, कोई भी चीज जब नेगेटिव आपको नजर आती है, कोई भी चीज जो हमारी कोई लैक होती है, हमारी कोई कमी होती है नजर आती है, तो वो बेसिकली एक्सपोज कर देती है कि हम कितने ज्यादा फॉल्स कॉन्शियसनेस के अंदर जी रहे हैं। हम हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, हम किस तरफ ध्यान देते हैं, किस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और उसके बाद फिर वही बात है कि वो कौम पे डिपेंड करता है। जिस कौम के साथ ये होता है वो या तो अपनी कमजोरियों को ठीक करते हैं या तो उनको सिर्फ छुपाते हैं। तो वो भी नजर आया कि हमारी कौम जो है वो कितनी बाशऊर है, कितना स्टैंड लेने को तैयार है, कितना ठीक करने को तैयार है, क्या हमें भी समझ है कि हमारा शहर होना किस तरह का चाहिए। ये सब कुछ नजर आया अभी रिसेंटली। मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जिस दिन ये बारिश हुई थी उस दिन मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ गया हुआ था दो दरिया, फेज 8 की तरफ। और वही जिस तरह आमतौर पे होता है प्लान की, थोड़ा ड्राइव अराउंड करेंगे, कॉफी वगैरह पियेंगे और वापस आ जाएंगे। और हमें जाने के दौरान ही, हम दो दरिया पहुंचे भी नहीं थे, जाने के दौरान ही दोस्तों की और जाने वालों की कॉल्स आना शुरू हो गई कि हम फंसे हुए हैं। कोई खयाबान मुहाफिज पे फंसा हुआ है डिफेंस में फेज 6 के अंदर, कोई राहत पे, कोई फेज 4 में। किसी को जाना है अपने घर और गाड़ी दूर कहीं खड़ी हुई है तो बस कह रहे हैं गाड़ी छोड़ दो, हमें पिकअप कर लो और कहीं ड्रॉप कर दो। उसके दौरान अब देखें, जो एक एक आम आदमी, अगर आप आ रही हैं, आप आ रही हैं शारे फैसल से डिफेंस की तरफ, तो आप लेंगी काले पुल वाला रास्ता। काले पुल से आप सीधा चली जाएंगी खयाबान इत्तेहाद पे, इत्तेहाद से आप जाएंगी सीवीयू और वो आपको मेन रोड नजर आएगी। और आप मेन रोड से गुजर जाएंगी, अंदर आपको पता भी नहीं होगा कि गलियों में, स्ट्रीट्स के अंदर हालात क्या है। मगर इस दफा ऐसा हुआ कि आप यकीन करें, एक खयाबान इत्तेहाद जो मेन एक तरह का हाईवे है डिफेंस का, उस रोड पे इतना पानी था कि फुटपाथ नजर नहीं आ रही थी। फुटपाथ और रोड में फर्क नहीं था, ठीक है। उस रोड पे इतना ज्यादा पानी था और अनएक्सपेक्टेड था। मैं तो उस दौरान ये सोच रहा था कि इस इलाके की, ये एक तरह से पिछले 20 साल से जब तक मैं देखता आ रहा हूँ, ये कराची का पोश तरीन इलाका है। कहते हैं कि पोश तरीन इलाका है। यहाँ की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा महंगी है, यहाँ सबसे ज्यादा इलीट लोग रहते हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, मिल ओनर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो रहते हैं यहाँ पे। और हालत देख के लग रहा था कि अल्लाह माफ करे, ऐसा लग रहा था कि कोई अनडेवलप्ड कंट्री है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ओन करने वाला नहीं है। हम बचपन से सुनते हैं ना, आई ओन कराची, वी ओन कराची, वी ओन कराची। नोबडी ओन्स कराची। कराची वाज मिजरेबल इन दैट सिचुएशन एंड एवरीबडी, मतलब आप मिस, हम लोग तो देखिए, मैं एक बात बताऊं, हम गाड़ियों में बैठते हैं, अगर हमारी गाड़ी खराब हो जाए तो भी हम टो ट्रक मंगा के ले जाते हैं घर,
या हम कोई रिक्शा, टैक्सी, करीम जो भी हमें मिलती है हम घर चले जाते हैं। सबसे ज्यादा बुरा ये देख के लगता है कि आप गाड़ी में जा रहे हैं और आपके बराबर में एक बाइक वाला जा रहा है बेचारा, जिसकी अब बाइक खराब हो गई है। दिल में तो आता है कि वो कर्ज जरूर कर रहा होगा कि ये देखो ये कितना इजीली जा रहा है और मुझे देखो मैं मेरी पैंट तक पानी आया हुआ है, घर पहुंचना है, मोबाइल फोन हाथ में है, वॉलेट हाथ में है, बच्चों के लिए चीजें लेके जा रहे हैं, जो ग्रोसरी होती है वो लेके जा रहे हैं, पता नहीं कब घर पहुंचेंगे। एक बाइक खराब है लोगों की, तो लाइन से खैबान इत्तेहाद पे फेज 7 में, फेज 6 में गाड़ियां खड़ी हुई थी, नए मॉडल्स, 2018 के बाद के मॉडल्स, नई गाड़ियां, सिविक, करोला खराब, बाइक्स खराब, रिक्शे खराब, क्योंकि पानी आउट ऑफ कंट्रोल था। तो ये बात हकीकत है कि वो लास्ट 90 इयर्स के अंदर सबसे हैवी रेन हुई थी और हमें इतना अंदाजा नहीं था कि इस तरह का हो जाने वाला है। मगर उसके साथ ये भी पता चला कि हमारा कोई भी ड्रेन फंक्शनल नहीं था। हमारे पास जो टीम्स होती हैं, जो सीबीसी की टीम्स होती हैं, डीएचए की टीम्स होती हैं, जो काम करने के लिए आती हैं, इनका काम है कि आप ड्रेन्स खोलें, सफाई करें, कचरा उठाएं। वो आई डोंट नो पिछले 90 इयर्स में क्या कर रहे थे कि वो एक बहुत हैवी रेन हुई तो उसने एक्सपोज करके रख दिया पूरा सिस्टम, दैट थिंग्स वर नॉट इन प्लेस, व्हिच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मिस, मैं यहाँ पे डिफेंस में एक इलाका है फेज 4 में स्ट्रीट्स हैं, कमर्शियल स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट 2, 3, 4, 5, उस तरह। मैं उसमें से एक स्ट्रीट है, स्ट्रीट 9 कमर्शियल स्ट्रीट है, वहां पे बहुत मार्केट्स हैं और घर भी बने हुए हैं। वहां पे मैं एक दोस्त को अपने ड्रॉप करने के लिए गया, जिसकी गाड़ी खराब हुई थी, करीब में एक शेल का पेट्रोल पंप है बहरिया पे। वहां पे उसकी गाड़ी खराब हुई थी, उसने अपनी गाड़ी को छोड़ा और क्योंकि हमारे पास एक एसयूवी थी तो उसने कहा कि आप मुझे पिक कर लें और ड्रॉप कर दें घर पे। हम उस एसयूवी में उसको ड्रॉप करने के लिए फेज 4 गए, तो वहां पे कार्स तो सारी डूबी हुई थी, सारी कार्स डूबी हुई थी, मतलब उनकी बोनेट और डिग्गी तक पानी था। जिसकी वो गाड़ियां थी उनको ठीक करानी पड़ी होंगी। दूसरी बात ये कि उन साहब को जिनको हम ड्रॉप करने के लिए गए थे, उनको उनको गाड़ी से जब उनके हम घर पहुंच गए, अल्लाह अल्लाह करके, हमारी गाड़ी के बोनेट तक पानी था और बस हमें भी ये लग रहा था कि हमारी गाड़ी भी यहाँ पे खराब होने वाली है, तो खराब हो जाएगी या ये दरवाजों से और खिड़कियों से पानी अंदर आ जाएगा। उनको खिड़की से उतर के जाना पड़ा, क्योंकि अगर हम दरवाजा खोलते तो पानी गाड़ी के अंदर आ जाता। उनको खिड़की से उतर के जाना पड़ा। और उसके बाद जब हम निकले उनको छोड़ के, क्योंकि उनका घर थोड़ा कमर्शियल एरिया की तरफ था जहाँ अपार्टमेंट्स हैं, आगे लेफ्ट साइड पे पूरे घर हैं। मेरे साहब यकीन करें, एक एसयूवी और हर घर से, बालकनी से हर इंसान मतलब सिर्फ ये कह रहा हमें बाहर ले जाओ, हमें बाहर ले जाओ, पीछे बिठाओ और ले जाओ। अंकल आंटी ऊपर बैठे हुए हैं बालकनीज में, नीचे नजर आ रहा है कि उनकी गाड़ी डूबी हुई है, चेयर्स पड़ी हुई है जमीन पे, गेट खुला हुआ है, हेल्पलेस सिचुएशन, लाइट नहीं है। ये मैं हैरान था कि ये कराची है, पहली बात, ये हमारा सबसे ज्यादा अर्बन सिटी है, दूसरी बात ये कराची का एलीट तरीन इलाका है, डीएचए। उसके बाद हम यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अपेरेंटली पढ़े लिखे और मुहज्जब किस्म के लोग रहते हैं, हमारा ये हाल है और हम इस पे भी खामोश हैं और हम इस पे भी गुजारा कर रहे हैं। ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे पता नहीं नजर आया कि हम कितने बड़े मिथ में जीते हैं। मतलब आज भी मुझे कोई भी अगर ये कहे कि मुझे कोई रीजन बता दे कि डीएचए की प्रॉपर्टी महंगी क्यों है, कोई भी बता दे, रीजन बता दे कि प्रॉपर्टी महंगी क्यों है, तो मैं बड़ा खुश हूँ। आई एम इंटरेस्टेड टू नो क्या रीजन हो सकता है भाई, जब बारिशों में हालात ये हो जाते हैं। सॉरी, तुम्हें यहाँ पे काट इसलिए रही हूँ कि आई नीड टू आस्क यू अ क्वेश्चन। इस दौरान, इन बारिशों के दौरान, इन 3 वीक्स की जो बारिशें हुई हैं और उसमें हमने अर्बन फ्लडिंग भी देखी, हमने लोगों का बहुत मिजरेबल सिचुएशन में गुजारा भी देखा। हमने देखा कि जैसे तुमने कहा कि इलीट तरीन इलाके का वो हाल देखा कि अभी मैं फेसबुक पर वो लोगों की एहतजाज देख रही थी एंड दे वर कंपेयरिंग देमसेल्व्स टू द लिटरली जो हमारे थोड़े से गरीब इलाके हैं उनसे हम डिफेंस को कंपेयर कर रहे हैं। मसला यहाँ डिफेंस या सुरजानी या जौहर या गुलशन नहीं है। मसला यहाँ ये है, तुम बात करते हो 20 साल की। 20 साल पहले कराची को लोगों ने ओन करना तो छोड़ दीजिए, कराची के साथ हम वो कर रहे थे कि अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत भी कुछ कतरा बाकी है तो हम उसे भी निचोड़ लें और उसके बाद हम कहते हैं थोड़ा सा और हम निचोड़ेंगे। हम ओन नहीं करते, हम में से कोई भी ओन नहीं करना चाहता कराची को। अभी भी हमने देखा इस दौरान में लोगों ने स्टेटमेंट ये दी, कराची रहने के लायक नहीं है। मेरा सवाल तुमसे ये है, कराची रहने के लायक नहीं है या हम कराची में रहने के लायक नहीं है? You are young, you have been seeing Karachi for let's say around 20, 25, 30 years. I have been seeing Karachi for more than half a century.
एंड आई वांट टू नो कि क्या वाकई हम कराची में रहने के लायक हैं? गटर से निकालते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल निकलती हैं, मिनरल वाटर की बोतल्स निकलती हैं, कपड़े निकलते हैं, पता नहीं क्या क्या गलाजतें उसमें से निकलती हैं। क्या वाकई हम कराची में रहने के लायक हैं, या क्या कराची रहने के लायक नहीं है? इस स्टेटमेंट पर व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मिस मिस देखिए, कराची जब हमें पाकिस्तान मिला था ना, तब डेफिनेटली कराची रहने के लायक था। हम यहाँ पे आए, और आज एक थर्ड पर्सन आके कह सकता है कि कराची के रहने के लायक नहीं। अगर कोई चाइनीज उठ के आ जाए, कोई अमेरिकन उठ के आ जाए और वो कहे ना कि मैं कराची में कभी नहीं रहना चाहता, तो वो सही कहेगा, वो अपने हिसाब से सही कह रहा होगा। मगर हम जो यहाँ पे रहते आ रहे हैं, हमारे एंसेस्टर्स यहाँ पे रहते आ रहे हैं, हमने तो ये सब कुछ अपने सामने होते हुए देखा है ना, कराची के साथ जो कुछ भी हुआ है। हम ये कहें कि कराची रहने के लायक नहीं है, इसका मतलब हम एक ऐसी कौम है जिसके साथ कोई नहीं रह सकता। हमारे साथ कोई रहने के लायक, मतलब हम ऐसी कौम है जिसके साथ आप रह नहीं सकते। हम किसी के साथ एडजस्ट होने के लायक नहीं है। प्रॉब्लम ये है, हम जो हकीकत बात है, आप देखें, यहाँ पे वही बात है कि अवाम अपना हक मांगती है, मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आई वुड रिपीट, मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप, हमारे जो इदारे हैं वो डिफेंस के हों या डिफेंस से बाहर हो, बाहर भी इदारे हैं हर जगह। आई एम श्योर कोई इदारा तो है जो इसका काम है स्ट्रीट्स की सफाई करना, ड्रेन्स में से बिल्कुल। डस्टबिन निकालना, बॉटल्स निकालना, जो भी। कोई तो सुपरवाइजर, कोई तो एडमिनिस्ट्रेशन होती होगी जो ये पूछती होगी अपने वर्कर से कि आज आपने क्या काम किया, आज आपने कितने ड्रेन्स साफ किए, बारिश हो या ना हो, आपने काम क्या किया, आपको सैलरी मिल रही है, आपने काम क्या किया। तो अथॉरिटीज का काम है कि वो अपना काम एफिशिएंटली करें। मगर मैं अपना इस पे एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। मैं एक ऐसी जगह की बात कर रहा हूँ जहां पे अथॉरिटीज के डिपार्टमेंट्स में जॉब लगने के लिए जो लोग जा रहे होते हैं, जिन लोगों की ख्वाहिश होती है, मैं आपकी अटेंशन थोड़ी सी हमारा जो अपना परसेप्शन है गवर्नमेंट जॉब के बारे में, उस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। कि जो हमारे ये सारे गवर्नमेंट के इदारे हैं ना, या गवर्नमेंट ने भी अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी है, तो गवर्नमेंट इदारा ही मॉनिटर करता होगा उस प्राइवेट कंपनी को कि साफ सफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो हमारा परसेप्शन रहा है गवर्नमेंट इदारे में जाने का, वो ये है कि अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो मेरी लाइफ सेफ है, मैं काम करूं या ना करूं। मैं आपको आम परसेप्शन बता रहा हूँ, शायद सुन के बुरा लगे किसी को, मगर लोगों की सोच ये है, काम पे जाओ या ना जाओ सैलरी आती रहती है। बिल्कुल। आपको कोई जॉब से निकाल नहीं सकता, आप लाइफ टाइम रहते हो वर्कर। किसी से पूछें कि हम सर्विसेज क्या देंगे, वो कोई भी सर्विसेज हो, किसी भी इदारे में लगा दो, कहीं भी लगा दो, बस गवर्नमेंट जॉब पे लगा दो। जहां पे ये परसेप्शन हो आवाम का कि उसको पता ही नहीं उसने सर्विसेज देनी क्या है। देखिए, हम बचपन से लेके ना अपनी मौत तक किसी ना किसी को सर्विसेज देते रहते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो जो हॉस्पिटल होता है जहाँ पे हमारी डिलीवरी होती है, वो हॉस्पिटल कमाता है। माँ बाप को खुशी मिलती है कि औलाद पैदा हुई है, हम उनको सर्विसेज देते हैं अपना पैदा होने से। फिर हम स्कूल जाते हैं, हम वहाँ पे टीचर्स को, स्कूल को सर्विसेज देते हैं। अगर वेलफेयर स्टेट हो तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं उसके बदले। बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, मार्केट जाते हैं, हम सर्विसेज देते रहते हैं। हम जब मर भी जाते हैं तो कब्र में जाने के बाद हमें कीड़े खाते हैं, हम कीड़ों को सर्विसेज देते रहते हैं। तो इंसान तो बना ही सर्विसेज देने के लिए। मगर जहां पे जिस 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 मुल्क में, जिस जगह पे लोगों की सोच ये हो कि इदारों में, इंस्टीट्यूशंस में जॉब करनी है अपने लिए, सर्विसेज देने के लिए नहीं, वहां पे यस। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे शहर या वो जगह रहने के लायक रहेगी? वहां पे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? हम इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने परसेप्शन की वजह से। आप आम आम अभी मैं आपको छोटी सी, क्योंकि मैं देखिए डिफेंस में रहता हूं, तो मैंने यही का फॉलो किया और मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि जब लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, हमारी मेजोरिटी को नहीं पता था कि हमारे इलाके से एमपी और एमएनए है कौन जो पार्लियामेंट में गए हैं, जो असेंबलीज में बैठे हुए हैं कौन। उनको आके बेचारों को बताना पड़ा, वीडियोस है, वो लोगों को आके इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने आप को कि मैं आपके इलाके का एमएनए हूँ, मैं आपके इलाके का एमपी हूँ। लोगों को ये नहीं पता था। ठीक है, तो हमें अगर कंप्लेन हो, हमारे इलाके का काउंसलर कौन है, ये भी लोगों को नहीं पता, पूरे शहर का ये प्रॉब्लम है। और अगर पता चलता है तो मैं एक दूसरी बात आपको बताऊं जिसमें जिसमें एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि अगर मैं पंजाबी स्पीकिंग हूँ और मेरे इलाके का, मेरे एरिया का जो काउंसलर है वो मेरी जबान नहीं बोलता, तो शायद मैं खुद ही पहले ही जज कर लूं कि ये तो काम नहीं करेंगे। और ये ये मेरी एक बात पर्सन, नहीं भाई सुनेगा। भाई भाई वो जो भी हैं, वो जो भी इंडिविजुअल्स हैं, आप पहली बात तो ये कि हाँ, हमें हक मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमें अपना हक मिल जाना चाहिए। मगर अगर जरूरत पड़ भी रही है तो मेक श्योर करें हम कि हम सही चैनल के थ्रू, सही डोर्स पे जाके अपना हक मांगे, और फिर हमें वो हक मिले, आवाज उठाएं हम। क्योंकि हम भी तो डिसेंसिटाइज हो चुके हैं ना मिस।
हम भी तो बस बचपन से देखते आ रहे हैं ये कि जो भी हो जाता है हम खामोश रहते हैं। एक टाइम था यहाँ पे सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट कॉमन हो गए थे, हम तब भी डर गए थे, आधे से ज्यादा हमसे मुल्क से बाहर भाग गए, हम बाकी खामोश यहाँ बैठे हुए थे। फिर टारगेट किलिंग स्टार्ट हुई, वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस ने आके उनको कंट्रोल किया, वरना हम उस पर भी खामोश थे। फिर अब ये बारिशों का सीजन आया है, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इसमें लोगों ने स्टैंड लिया। बहुत सारी ऐसी एरियाज हैं जिनमें पता चल रहा है कि कार्टेल्स हैं, माफियाज हैं, वो नहीं काम करने देते लोगों को और उन्हें कंस्ट्रक्शन गलत तरीके से किए, जो भी है आवाज उठा रहे हैं लोग। लोगों को अब समझ में आ रहा है कि हम पिछले पिछले 8 साल से तो इस चक्कर में थे कि हम पीटीआई को ले आए, पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाएगी तो तब्दीली आ जाएगी। अब पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई तो उनका भी जाहिर सी बात है पहला टेन्योर है, तो उनको आवाम खुद डायरेक्ट करने को एक तरह से तैयार हो गई कि हम बताएंगे आपको काम करना कैसे है। तो ये एक टू वे स्ट्रीट है। शहर आपको बहुत कुछ देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, रिसोर्सेज देता है। कराची एक बहुत खूबसूरत शहर है, आई लव कराची। ठीक है, मैं खुद आपको से मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी, मैंने आपको बताया था मैं 3-4 मुल्कों में बाहर रह के आया हूं, मगर जो कराची में घर आने की फीलिंग मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। कराची वो इज कहीं माई नहीं होम। मिलते। मगर अगर हम इसको ओन करते हैं ना, तो पहली चीज हम अपने अंदर लेके आए वो है कि हम इस शहर के साथ लॉयल हो जाए, लॉयल हो जाए हम इसके साथ। हम इसके साथ जहां पे भी गलत हो रहा है, बगैर किसी एथनिकल डिफरेंस, रिलीजियस डिफरेंस, जेंडर डिफरेंस, किसी भी डिफरेंस को छोड़ के हम बिगर पर्पस पे अगर ध्यान देंगे तो ये शहर अच्छा होगा। इसमें पोटेंशियल है, ये पूरा मुल्क चलाता है मिस, पूरा मुल्क चलाता है ये शहर। तो ये शहर कैसे रहने के लायक नहीं है? कोई अमेरिका में रह के कह सकता है कि न्यूयॉर्क रहने के लायक नहीं है, रश तो वहां पे भी बहुत है, प्रॉब्लम्स तो वहां पे भी बहुत है, मगर लोग तो रहते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपने शहर को ओन करते हैं। वहां का गवर्नर जो है वो अपने शहर को ओन करता है, रिगार्डलेस के फेडरल गवर्नमेंट से उसको, अमेरिका के फेडरल गवर्नमेंट से उसको जो भी ऑर्डर्स हैं, गवर्नर खुद डिसीजन लेता है, उसको पता होता है, वो ग्राउंड लेवल पे होता है, वो हर किसी के लिए अप्रोचेबल है। तो ये एक टू वे स्ट्रीट है, मेरा कहने का मतलब एक टू वे स्ट्रीट है। मगर ये बात आपकी बिल्कुल हकीकत है कि हम भी पिछले कुछ सालों से अपनी जिम्मेदारियों में पीछे रह गए। हमने भी हमें भी सिर्फ ये लगा दिया गया है कि हम सारा दिन गुजारते रहे पैसा कमाने के चक्कर में, अपने फायदों के चक्कर में, मेरा घर साफ हो, मैं कचरा आपके घर के बाहर आके फेंक दूंगा बस। मैं ये इन चीजों में हमने टाइम पास किया है। कोरोना ने भी हमें ये दिखाया कि अगर सोसाइटी का ख्याल नहीं करोगे, अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, तो आपको भी कोरोना हो जाएगा। अगर ये मेक श्योर नहीं करोगे कि आपके करीब जो बंदा खड़ा हुआ है वो मास्क नहीं पहना, तो आपको कोरोना हो जाएगा। इसी तरह से इस बारिशों में भी हमें दिखा दिया कि हम एक दूसरे का जब तक नहीं सोचेंगे, इस डिफरेंस को छोड़ देना कि सरजानी टाउन में क्या है या डिफेंस में क्या है, दोनों जगह पे इंसान रहते हैं भाई। दोनों जगह पे कराची के शहरी रहते हैं, दोनों जगह पे वो लोग रहते हैं जो टैक्स देते हैं, वो लोग रहते हैं जो कराची को ओन करते हैं, कराची से प्यार करते हैं। डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डिफरेंस क्रिएट करके, इन गैप्स को मेंटेन करके हम सिर्फ उन लोगों को फायदा दे रहे हैं जो काम नहीं करना चाहते, जो चाहते हैं कि हम अपने ही मामलात में उलझे रहें और वो काम उनका वैसे ही चलता रहे। नेक्स्ट ईयर बारिश हो, दोबारा 3-4 दिन शोर हो, फिर सब भूल जाएं, अपने काम पे लग जाएं, तो यही सिस्टम चलता रहे। तो इसको तो खत्म करने के लिए हमें खुद सीरियस होना पड़ेगा। तो मुर्तजा, अगर इस पॉइंट को हम उठाते हैं कि हम एक बात तो आज डिसाइड कर लेना कि हम एज सिटीजन्स ऑफ कराची, एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, हमारा फर्ज क्या है। हम अपने हक की बात करते हैं, अक्सर अपने फर्ज की बात नहीं करते। हमारे इदारों का भी यही मसला है। वो अब मुझे नहीं पता किस हद तक सच है किस हद तक गलत है कि जब आप सीबीसी पहुंचे या आप बाकी डीएचए के अथॉरिटीज के पास पहुंचे, उन्होंने काफी हद तक उसमें लोगों को अंदर नहीं आने दिया, वो वल्लाह आलम कितना उसमें हकीकत है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मैं एक कराची में रहने वाली, मेरी पैदाइश कराची की है, मैंने कराची को लिटरली उस टाइम पर देखा है, मेरा बचपन उस टाइम में गुजरा है जब कराची में पार्क्स होते थे, जब कराची में दरख्त होते थे, जब कराची बड़ा पुरसुकून, बड़ा खूबसूरत इलाका शहर होता था और हम बहुत खुश थे। हम इस्लामाबाद, अपने बचपन में इस्लामाबाद में रहे, हमने इस्लामाबाद की हरियाली देखी। फिर जब कराची आए तो बड़े खुश रहे क्योंकि कराची जागता था। फिर 86 से जब कराची ने टर्न लिया टुवर्ड्स ethnic, towards sectarian, towards every sort of disorder, हमने तब देखा कि हम एज कराचियाइट्स, हम बड़े फख्र से अपने आप को कराचियाइट्स कहते हैं, बड़े फख्र से दूसरे मुल्क, दूसरे शहर के लोगों से कहते हैं कि जी आपके पास, आपकी बिरयानी नहीं अच्छी होती तो आपका टिक्का नहीं अच्छा होता, हमारे पास सब है, हमारे पास सब है, लेकिन हमारे पास सिविक सेंस नहीं है। हम बात करते हैं हमारे हुकूक, हमारे फराइज। आज मेरी विश ये थी मुर्तजा कि हम बात करें कि हम एक कराची का
पढ़ा लिखा शहरी। और जब मैं लफ्ज पढ़ा लिखा इस्तेमाल करती हूँ तो मेरा मकसद डिग्री नहीं है। पढ़ा लिखे से मतलब है कि जब जिस शख्स के पास शऊर है, वो शऊर किसी भी इलाके में रहने वाले शख्स के पास होना जरूरी है। हमारी फर्ज क्या होनी चाहिए? छोड़ दीजिए के इलेक्ट्रिक को भी छोड़ दीजिए और कैंटोनमेंट बोर्ड को भी छोड़ दीजिए और केएमसी और केडीए को भी छोड़ दीजिए। मैं क्या करूं कि अगली बारिशों में जो अब सफाई हो गई, हो जाएगी, अल्लाह करे हो जाए, कि अगली बारिशों में नए सिरे से ये मसला ना हो। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, सीजन चेंज हो रहे हैं, वेदर चेंज हो रही है, बारिश फिर आएगी। जब बारिश आएगी तो बारिश वाकई पकोड़े और समोसे और दो दरिया पे खड़े होकर एंजॉय करने के लिए होनी चाहिए। कराची में तो हमने हमेशा यही किया है। क्या करें? तुम यंग हो, यू गिव मी मिस एन आइडिया कि मुझे क्या करना चाहिए, एक शहरी होने के नाते मेरे बच्चे को क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी बी डूइंग? मिस देखें, एक चीज़ है जिस पे मैं एम्फसाइज़ करता आ रहा हूँ पिछले 3-4 साल से। मैं अपनी सोशल मीडिया वीडियोज़ में भी इस बारे में बात करता आ रहा हूँ और वैसे मैं अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, सोशली भी लोगों को बताता हूँ। पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि हमें टैक्स फाइल करना चाहिए अपना, हमें टैक्स देना चाहिए, पहली चीज़। परफेक्ट, बिल्कुल। हमें अगर हम ओन करते हैं ना कराची को, तो हमें कराची को टैक्स देना चाहिए। और दूसरा स्टेप है कि उस टैक्स की अकाउंटेबिलिटी मांगनी चाहिए। उस टैक्स का यूज कहाँ हो रहा है, फिर हमें अपना हक मांगना चाहिए। देखें, जो प्रोटेस्ट सीबीसी के बाहर हुआ, डीएचए के बाहर हुआ, वहां सबने यही कहा, हम टैक्स पे करते आ रहे हैं, हर साल हम टैक्स पे करते हैं और हैवी टैक्स पे करते हैं। उसके बदले हमें ये ड्रेनेज सिस्टम क्यों मिले? उसके बदले हम वाटर टैंकर माफिया को से पानी क्यों खरीदें? उसके बदले हम प्रॉब्लम ये इलेक्ट्रिक्यूशन के डर से कि इलेक्ट्रिक हमारी बिजली क्यों बंद करता है? हम बिजली का बिल पे करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं। उसके बाद ये तो सीबीसी का टैक्स है और ये के इलेक्ट्रिक का बिजली का बिल है। उसके बाद हम इनकम टैक्स पे करते हैं। तो अगर हम ये सब पे करते हैं तो उसके बाद हम पे अच्छा लगेगा कि हम अपना हक मांगे। फिर हमें हमारा हक मिलता हुआ भी नजर आएगा और हम मांगते हुए भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि इट विल मेक सेंस। दूसरी चीज ये कि जो जैसे आपने कहा ना कि अगले साल इस चीज को अवॉइड करने का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, हर एरिया में, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हर एरिया में काउंसिल्स हैं, हर इलाके में नाजिम नाजिम है, काउंसलर है, जो अपने एरिया से सिलेक्ट हुए हैं इन सारे काम करने के लिए। एक बात को क्लियर रखना जरूरी है कि हमारी गवर्नमेंट में एमएनए एमपी होते हैं, उनका काम होता है लेजिस्लेशन बनाना। वो लेजिस्लेशन बना सकते हैं कि आप मेक श्योर करें कि जो जो भी एरियाज में लोगों को मसाइल हो रहे हैं, वो मसाइल अगर अभी भी पेश आते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है उसको मेक श्योर कर सकते हैं थ्रू लेजिस्लेशन, लॉज बना के। एमपी एमएनए का काम तो ये होता है। मगर ये रोडें साफ करवाना, पानी साफ करवाना, सड़कें साफ करवाना, ये काम उनका नहीं, ये काम है एरिया काउंसलर्स का, जो नाजिम होते हैं, इलाके के नाजिम। पहली चीज ये कि हमें पता होना चाहिए हमारे इलाके का नाजिम है कौन। दूसरी चीज ये कि हमें मेक श्योर करना चाहिए कि उसको पता हो कितनी इंपॉर्टेंस है बारिश के पानी को साफ करवाने की। उसको पता हो कि इस पे किस किस्म के कीड़े, इंसेक्ट्स पैदा हो सकते हैं जो अगर लोगों को काटे तो कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। उसको ये पता हो कि उसके एरिया में कितने ऐसे लोग रहते हैं जो वल्नरेबल हैं डिजीजेस से। देखिए, मैंने आपको बताई ना बात, जब मैं फेज 4 से आ रहा था वापस, तो मुझे उन बूढ़ों पे तरस आ रहा था, मुझे बुरा लग रहा था देख के कि खुदा ना करे, मगर सवाल दिमाग में एक ही आता है कि कोई इमरजेंसी होती है, कोरोना चल रहा है, वैसे भी किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ये कैसे जाएंगे? ये इतना यहाँ तक पानी आ चुका है, ये वॉक करते हुए जाएंगे, इनको तो तकरीबन आधा किलोमीटर वॉक करने में ही 1 घंटा लग जाएगा, ये कैसे जाएंगे? आपको पता तो हो कि आपकी आबादी में, जिस एरिया में जो काउंसलर है, वो उसको पता तो उसके उसके लोग कौन कौन है, किस किस किस्म के हैं, फिर वो उनको फैसिलिटेट करे और फिर आप उसको प्रेशर भी दें कि वो काम करे। अगर हम सब ओन करते हैं ना कराची को, तो हम रिकग्नाइज करें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कौन है और किसका काम क्या है। अभी तक लोगों को कंफ्यूजन है कि मैं आप छोटी सी बात बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कि लोग कराची में जो मसले हुए उसके लिए ब्लेम कर रहे हैं, कभी फेडरल गवर्नमेंट को, कभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, कभी डीएचए को। अरे भाई, हर इलाके का अलग बंदा है, हर इलाके का अलग नाजिम है, वो अलग पॉलिटिकल पार्टी से का रिप्रेजेंटेटिव है। आप जनरलाइज नहीं कर सकते, आप स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते इन चीजों को। ठीक है, आपको अपने इलाके का सिर्फ देखना चाहिए और हर इंसान अगर अपना इलाका साफ रखे तो पूरा कराची साफ हो जाएगा। भाई, यस। हमने यही सीखा ना कोरोना के दौरान कि अगर हम अपने आप को सेफ कर लें, अगर हम खुद मास्क पहन लें, अगर हम खुद अपने हाथ सैनिटाइज कर लें, तो दूसरा हमसे सेफ रहेगा। अगर हम सब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि मेरे थ्रू किसी को कोरोना नहीं लगने दूंगा, मैं हर वक्त मास्क पहनूंगा, मैं हर वक्त सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करूंगा, हर इंसान ये सोच ले कि मेरे थ्रू नहीं लगेगा,
किसी के थ्रू लगे, मेरे थ्रू नहीं लगेगा। अगर सब ये सोच लें तो कोरोना खत्म हो जाएगा। तो हमें यही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मुर्तजा, जब बात हम नाज़िम की करते हैं, एमपीए की करते हैं, एमएनए की करते हैं, हम कितनी दफा बाहर निकलते हैं वोट देने के लिए। इस साल बिल्कुल हमने इलेक्शन में थोड़ा देखा कि अच्छा भाई, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि एक न्यू फेस आएगा, एक न्यू गवर्नमेंट आएगी, शायद चेंज आ जाए, तो कुछ आबादी बेहतर निकली। फिर भी 50% भी वोट रेट नहीं है। ये फर्ज किसका है? एमएनए और एमपी और काउंसिलर तो आपको घर से जबरदस्ती नहीं निकाल सकता, लेकिन ये फर्ज है किस तरह से अवेयरनेस दिलाएंगे हम अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को जो वोट्स देने वाले होते हैं, कि पहले तो आप वोट दीजिए और फिर वोट आप सही बंदे को दीजिए। वोट आपकी एथनिसिटी, आपका रिलीजन, आपका सेक्ट, आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन के बेसिस पर नहीं होना चाहिए, बंदे के लिए होना चाहिए कि ये शख्स सही काम करेगा। कैसे अवेयरनेस दिलाएंगे? देखें, ये बिल्कुल आपने मिस बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे कि वोट देना एक तो हर इंसान का बुनियादी हक है और फर्ज है। हमारे लिए हमें हमें वोट देना, वोट मेरे हिसाब से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये कि ये जो अभी करंट गवर्नमेंट आई है, इसके आने से पहले तक तो वोट लोग नहीं दिया करते थे, लोग बहुत रिलक्टेंट थे। मगर क्योंकि मैं एक ऐसे सर्कल में होता हूँ, मेरे आसपास या तो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं या टीनेजर्स ही होते हैं जो इमरान खान के फैन थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग सब इमरान खान के फैन थे, बिकॉज ही नेवर गॉट अ चांस, ठीक है। और उनकी बातें सबको एडमायर करती थी, उनको अच्छा लगता था कि वो क्या पर्सनैलिटी है उनकी, जिस तरह की पर्सनैलिटी, तो सारी चीजें। तो इस दफा टर्न आउट तो था, टर्न आउट तो नो डाउट था। मगर दूसरी तरफ ये बात हुई कि जब जब आपने उनको वोट कर दिया तो उसके साथ कुछ फॉल्स एक्सपेक्टेशंस उनके साथ लगा ली आपने। हम लोगों ने, मुझे लगता है कि हमने बहुत फॉल्स एक्सपेक्टेशंस लगा ली जो जो हो नहीं सकती। मतलब आप समझे कि एजुकेशन में चेंज, कंट्री में चेंज, करप्शन का चेंज, ये फौरन फौरन आधे घंटे या 1 साल 2 साल की बातें नहीं है। हमें रियलिस्टिकली उसको अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा कि ये स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी। तो वही मैं कह रहा हूं ना कि आप वॉच करें, आप वॉच करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये है कि पहले आप टैक्स दें, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, और उसके बाद आप वॉच करें कि हो क्या रहा है। समझे ना इन चीजों को। अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट के कंधों पे चलते रहेंगे कि वो जो करेंगे हम उसके साथ ठीक है, तो फिर हम वी विल बी इन द मिडल ऑफ नोवेयर। क्योंकि फिर क्या होगा कि फिर हम डिफरेंट जर्नलिस्ट की बातें सुन के, अखबार में जो पढ़ेंगे वो भी मान लेंगे, टीवी पे जो सुनेंगे वो भी मान लेंगे, मुल्क में जो हो रहा होगा वो भी मान लेंगे। वो कहते हैं ना, बिलीवर ऑफ एवरीथिंग इज अ बिलीवर ऑफ नथिंग। So we need to first learn and understand that if we believe in ourselves, we should pay tax. If we believe in ourselves, we should take responsibility of our areas. We should make sure that nothing goes wrong. So, and again, then we should also make sure that we vote. We show our presence when elections take place. तो हमारा नो डाउट ये फर्ज है मिस, हमारा अपने एंड पे ये नो डाउट फर्ज है। मगर दूसरी तरफ एक और डिलेमा ये भी है कि कहीं भी किसी भी मुल्क में, आज किसी भी डेवलप कंट्री में ऐसा नहीं होता कि लोग अपने बुनियादी बेसिक हक अभी तक मांगने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हों, या अपने बेसिक हक को मांगने के लिए अपना काम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। इतनी डेंजरस सिचुएशन, रिस्की सिचुएशन, कोरोना जैसी सिचुएशन के होने के बावजूद लोग जाके सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये तो हर जगह नहीं होता। तो थोड़ा सा जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट को भी अलार्म होना चाहिए। मगर फिर भी हम पाकिस्तान में बस ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट अलार्म सिर्फ तभी होती है जब लोग प्रेशर डालते हैं, जब लोग प्रेशर देते हैं। जब हम बाहर निकलेंगे, जब प्रेशर होगा, तभी कोई सोल्यूशन लिया जाएगा, वरना कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो ये नहीं एक साइकिल मुर्तजा, बनी हुई है। जी। बात तो इस साइकिल की फिर ये हो गई ना कि जब हमने इलेक्शन में खड़े हुए इंसान को देखा, जरूरी मुर्तजा, कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. I can hear you. There's something with All my right, internet. because I've just, I think we have lost the video. So we'll continue with our discussion till आपकी वीडियो वापस आती है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हम इलेक्शन में अगेन हम हर दफा पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन देते हैं। मैं इसको एक पॉलिटिकल बहस या पॉलिटिकल सिनारियो नहीं देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं कराची के लोगों की और हम बात करते हैं कराची के मसाइल की, तो कराची एक बहुत बड़ा शहर है, वक्त के साथ साथ बड़ा होता जा रहा है। अब मैं अक्सर जब यहाँ से रोड ट्रिप पे जाती हूँ तो मुझे लगता है बस कुछ ही सालों की बात है और हम और हैदराबाद ट्विन सिटीज हो जाएंगे, जैसे इस्लामाबाद और पिंडी है। प्रॉब्लम, सारी बातें तुम्हारी जायज, सारी बातें सही,
हमें प्रेशर जब हम डालते हैं किसी भी नुमाइंदे के ऊपर, वो हमारा काउंसलर हो, हमारा एमएनए हो, हमारा एमपी हो, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी एक्सपेक्टेशंस तो होती है ना इन लोगों के साथ। लेकिन सबसे बड़ा मसला अगर हम दूसरे मुल्कों में देखें तो लोग अपनी सिविक सेंस को नहीं छोड़ते। और हमारा मेजर मेजर मसला ये है कि हम अपनी बेसिक राइट्स अब मांगना शुरू किया है पिछले 20 सालों से। 20 साल पहले, 30 साल पहले हमारे बेसिक राइट्स हमारे पास थे। बिजली थी, लेकिन बिजली को इस तरह से जाती नहीं थी। गैस भी थी, रोड्स भी बनी हुई थी, सड़कें भी थी। शायद मसला ये हुआ कि 30 इयर्स के अंदर हमने, मुझे नहीं मालूम 86 से अगर 2020 पर आते हैं तो कितने इयर्स निकल जाते हैं, लेकिन उस इयर्स में हमने एक चीज देखी कि एक तो शहर फैला और बेतरतीब फैला। और मसला ये हुआ कि जब बेतरतीब फैलना शुरू हुआ तो रिसोर्सेस कम हो गए और डिमांड और या यूजेज बढ़ गया। वो यूजेज और डिमांड का जो एक डिसबैलेंस आया, उस डिसबैलेंस ने हमें परेशान कर दिया। तुम बात करते हो बेसिक रिसोर्सेज की और मैं बात करती हूँ कि बेसिक रिसोर्सेज से पहले बेसिक फराइज। घर के सामने मैं एक मिसाल दूं तुम्हें, अभी मेरे पास एक खातून काम करते हैं हमारे पास ऑफिस में, वो हमें बड़ी मोहब्बत से चाय और कॉफी पिलाती हैं। उनसे मैंने ऐसे ही पूछा, उनका इलाका नागन चौरंगी के पास रहती हैं वो। मैंने पूछा क्या हाल है, घर वर का इलाका सही है? क्योंकि जिस दिन बारिश हुई उस दिन मैंने उसे कहा जाओ इससे पहले कि तुम कश्ती में तुम्हें जाना पड़े। उसने बड़ी प्यार से बात की, कहती है मैम हमने अपने घर का एरिया साफ किया, पानी निकल गया, कीचड़ है, तो मैं और मेरे मियाँ मट्टी वगैरह उठा के लाए और हमने डाल दी ताकि सामने आने वालों को भी परेशानी ना हो। लेकिन जो हमारे आसपास के लोग हैं वो कहते हैं ये तो गवर्नमेंट का काम है, हम क्यों करें? मुर्तजा, गवर्नमेंट का काम तो है, लेकिन हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट नहीं कर रही। आई एग्री, हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारी करंट गवर्नमेंट से बहुत हाई थी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो होती इसलिए ना कि हम एक बबल में जिंदगी गुजारते हैं। क्या हम अपने घर की सफाई नहीं कर सकते? आई एग्री कि ड्रेनेज सिस्टम शुड हैव बीन डन, लेकिन अब जहाँ पे कीचड़ है उस कीचड़ को नहीं आ रहे ना आपके एमपीए साहब, आपके एमएनए साहब, आपके काउंसलर साहब नहीं आ रहे। काउंसलर साहब आपके बैठ के अगर आप कहें कि जी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, नाउ इफ आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ रिसोर्स, shouldn't I start doing something कि कुछ बेहतर सिचुएशन हो जाए, कि मुझे बहुत परेशानी ना हो, कम से कम एक छोटी गली है, एक छोटी सड़क जहाँ पे मेरा घर है उसकी हालात बेहतर हो जाए। What do you think about this? Can we do that as a youth? Can we all get together? Not me, you people. I can always be there. Can't help you physically. लेकिन can we वैसे get together and think कि हम खुद क्या कर सकते हैं? भूल जाओ, हमें नहीं कोई मदद करने मुझे आने वाला। मुझे 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 पता है इसमें क्या एडवांटेज नजर आ रहा है। देखें ये तो बिल्कुल बिल्कुल भी मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों के पास मशीनरी है, जिनके पास इक्विपमेंट है और जिनके पास नॉलेज है कि आपके वो उनको करना क्या काम है, किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम वो रेगुलेटेड रखते हैं, किस तरह से सफाई होती है पूरे पूरे इलाके की जिसमें 10,000 20,000 लोग रहते हैं, कैसे करनी है, किस तरह गैदर करना है, किस तरह लेके जाना है, उनको ट्रेनिंग मिलती होगी, उनको उनको जाहिर सी बातें पता होगा एफिशिएंटली कैसे काम करना है। मगर मैं एक चीज बताऊं आपको, जो आपने बात की उसमें एक चीज बहुत अच्छी है। अगर हमने ये दिखाना शुरू कर दिया ना लोगों को कि साफ सफाई हमारे अपने दिल में आ गई है, जिसमें जिसमें लोगों को नजर आना शुरू किया ना कि अब हम दूसरों के घर के बाहर कचरा नहीं फेंकते, बल्कि हम गाड़ी में जा रहे होते हैं तो हम सड़क पे भी कचरा नहीं फेंकते। बिल्कुल हमारे पास हम सबके घर में गार्बेज बैग्स होते हैं और वो गार्बेज बैग लेने के लिए या तो आपके आपके एरिया की जो म्युनिसिपैलिटी है, जो भी कमेटी है, उनकी गाड़ी का हम वेट भी करते हैं। अगर नहीं आती तो हम कंप्लेन भी करते हैं कि गार्बेज बैग लेके जाओ, मैं एक दिन में 2 गार्बेज बैग नहीं रखूंगा, मैं एक ही रखूंगा, आप लेके जाएं। और नहीं आज लेके जाते तो फिर मैं कंप्लेन करूंगा, फिर मैं शोर मचाऊंगा। अगर हमने ये भी डेवलप कर लिया ना अपने अंदर कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम वो पूरी कर लें, तो मुझे लगता है ये अथॉरिटीज जितनी है ना ये खुद ब खुद काम करना शुरू कर देगी। इनको भी एक फियर आ जाएगा कि ये भी एक कॉम बन गई है, अब ये कॉम बन गई है। देखिए बात ये ना, आपके घर के बाहर अगर कचरा पड़ा हुआ है, छोटी सी बात आपसे कह रहा हूँ, आपके घर के बाहर अगर कचरा पड़ा हुआ है और आपने नहीं फेंका, आपके नेबर ने फेंका है, आपकी सड़क गंदी है, आपके घर के सामने एक प्लॉट है जिसपे पार्क बनना था मगर वहां किसी ने घर बना लिया अपना, ठीक है, उसकी वजह से आपके घर हवा आना बंद हो गई है, आप कंप्लेन करेंगी अगर एरिया के नाजिम को, एरिया के काउंसलर को, वो कहेगा मेरा काम थोड़ी है, तो बिल्डिंग अथॉरिटी का काम है, वो ये बोल के चला जाएगा, साइड पे हो जाएगा। वो साइड पे हो जाएगा।
और वो समझेगा मेरा काम पूरा हो गया। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मैं उसको कॉल करके कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार मिस नायला के घर का कचरे का मामला, तो आप कहना कि हाँ वो सब ठीक है, मगर उनको तो ये तक नहीं पता कि बिल्डिंग अथॉरिटी में उसमें क्या फर्क होता है। अरे भाई उनको पता हो या ना पता हो, आप अपना काम तो करें। आपका जो काम था वो तो आप करते, मगर नहीं, हम क्या कोशिश करते हैं, हम यहाँ पे विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। विक्टिम आप है, घर हवा आना बंद हुई आपके घर की, हम आपको ही ब्लेम कर देंगे और आपसे कहेंगे आप संभालें, हम जा रहे हैं, हमें कुछ काम नहीं करना। क्योंकि उनको पता है कि अवाम को खुद आइडिया नहीं है एग्जैक्टली कि हमें जाना किसके पास चाहिए, हमें किसके पास जाना चाहिए। अगर हमारा ये मैंने कुछ दिनों पहले मिस इस पे एक शो भी किया था अपने ही उस पे, वो एक हरासमेंट का केस हुआ था, तो मैं उसमें लोगों को हेल्प करना चाह रहा था कि बता सकूं कि अगर कोई किसी के साथ होता है इस तरह का इंसिडेंट, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, तो उनको रिपोर्ट कहाँ करनी चाहिए, किसको रिपोर्ट करनी चाहिए, कैसे बताना चाहिए। आप यकीन करें, ये तो एक बेसिक नीड बन चुकी है ना आज, कि हमें कम से कम पता होना चाहिए प्रॉपर चैनल क्या होता है इस तरह के क्राइम के खिलाफ रिपोर्ट करने का। हमें नहीं पता, हम पूछते भी नहीं है। और दूसरी बात जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम पूछते भी नहीं है। हम एक ऐसी आवाम है जो जानना ही नहीं चाहते कोई नई चीज। अगर हमें कोई बताए तो हमें लगता है हमें डिमीन किया जा रहा है, आप मुझे क्यों समझा रहे हैं, मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ। हम वो कहते हैं ना, हाफ इंफॉर्मेशन है, आई डोंट नो कह देना हाफ इंफॉर्मेशन है। इल्म की निशानी ये है कि आप कहते हैं आई डोंट नो, जिस बारे में नहीं पता उसके बारे में बोलते हैं आई डोंट नो, जिस बारे में फिर आप जिसके बारे में पता होगा जब उसके बारे में बात करेंगे तो लोग यकीन भी करेंगे कि ये सच्चा है। जिसके बारे में नहीं पता उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं लेके आता, ये पूछता है, सवाल पूछता है, समझता है। हम ये पूछ लें, हम ये खुद पूछ लें कि हमें कहाँ कंप्लेन करनी चाहिए। अगर हमें, देखिए मैं हमेशा से एक बात सोचता आया हूँ, आज से 3-4 साल पहले के इलेक्ट्रिक के साथ ऐसा हुआ था कि 3 दिन लगातार, जून का महीना था, 3 दिन लगातार कराची में लाइट जा रही थी और पूरी पूरी रात लाइट नहीं होती थी। मैं उस वक्त से कुछ लोगों से ये पूछ रहा, मैं सबसे ही पूछना चाह रहा था कि हम कभी भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कॉम्पेंसेशन डिमांड क्यों नहीं करते। कॉम्पेंसेशन के मतलब मैंने बिल भरा है और आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि आप मुझे 24/7 बिजली देंगे। अब वो लोड शेडिंग है, आपके पास पानी नहीं है, आपको वफाक ने पैसे नहीं दिए, या आपके तारों में लोगों ने कुंडे लगाए हुए हैं, जो भी है वो मेरा मैटर नहीं है। मेरा मैटर ये है कि मैं आपको बिल भर रहा हूँ, आप मुझे कॉम्पेंसेशन, अगर आपकी लाइट अब बंद हुई किसी भी वजह से तो मैं आपसे कॉम्पेंसेशन डिमांड करूंगा कोर्ट में जाके। तो उस वक्त मैं ये सिर्फ सोचता था, और फिर उसके बाद मुझे ये पता चला कि 2018 में 2019 में फिर लोगों ने इलेक्ट्रिक्यूशन के खिलाफ, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ केसेस किए। और आई एम श्योर कि आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, ये मेरी भी एक इग्नोरेंस है कि मुझे नहीं पता कि इसमें कॉम्पनसेशन बनती है नहीं बनती। मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर जिन लोगों को के इलेक्ट्रिक का कनेक्शन लीगली मिला हुआ है, बिल भरते हैं और फिर भी लाइट जाती है, तो क्या कोई इस तरह का कानून नहीं होना चाहिए कि हम इन पे प्रेशर डालें, कॉम्पनसेशन मांगे, कुछ भी किस्म का प्रेशर, कुछ भी किस्म का एक सिस्टम जनरेट करें कि लाइट ना जाया करे। लाइट अगर बंद करने से पहले ये लोग 10 दफा सोचें कि नहीं, जो बिल पेयर है उसकी लाइट बंद नहीं होनी चाहिए। क्या क्या इस तरह की चीजें हमें नहीं पता होती, हम तो यूज टू हो गए अब तो कुछ टाइम पहले वो आते थे, टाइम टेबल आता था, आज दोपहर को 2 बजे, शाम को 5 बजे और रात को 11 बजे लाइट जाएगी, और हम मेंटली प्रिपेयर्ड, हाँ जी लाइट जाएगी। ये क्या है, हम क्यों लाइट जाएगी, हम बिल पे करते हैं, हम अगर टाइम पे बिल पे करें तो लेट फीस जमा करते हैं, फिर भी लाइट जाएगी, फिर भी हम चुप बैठे हुए हैं, फिर भी हमें नहीं पता हमें क्या करना है। तो अपने आप को अवेयर करना तो बहुत जरूरी है। और जब हम खुद अवेयर हो गए ना, जिस दिन अब इनको अथॉरिटीज को ये नजर आ गया कि हम खुद अवेयर हो गए, हम अब एक दूसरे के घर के बाहर कचरा नहीं फेंक रहे, हम अब सड़कों में फेंकना नहीं फेंक रहे, हम अपनी एथनिसिटीज में नहीं उलझे हुए, अब हम बड़े पर्पस पे फोकस्ड हैं, हमें हमारा राइट दो, जो आपकी जॉब है वो आप करो, हमारे अपने डिफरेंसेस हमने छोड़ दिए कुछ सालों के लिए। तो फिर मुझे लगता है कि ये लोग काम करना शुरू कर देंगे, फिर इनके पास और कोई जवाब नहीं बचेगा ना। वो कहते हैं ना, हमें लाल बत्ती के पीछे लगा नहीं पाएंगे, फिर हम किसी लाल बत्ती के पीछे नहीं लगेंगे। हम खुद, मैं सही आपको बात छोटी है। सी बात बता रहा हूँ, मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये जो प्रोटेस्ट हमारे अभी क्रिएट हुआ था, सीबीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ डिफेंस में, स्टार्ट तो इसी वजह से हुआ क्योंकि हर कोई बहुत ज्यादा अफेक्टेड था। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ कि मेरा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, ना मेरा पानी का फॉल्ट मसला हुआ, ना मेरे घर के बाहर पानी खड़ा हुआ, मैं फेज 1 में रहता हूँ, और ना मेरा बिजली 3 घंटे से ज्यादा गई, 3 घंटे के लिए बिजली गई, उसके बाद वापस आ गई थी। मगर मुझे सिंपैथी थी क्योंकि मैं वो ट्रिप जो करके आया था अपना, उसमें मैंने देख लिया था कि लोगों का बहुत बुरा हाल हो गया, खासतौर से वो लोग जिनकी बेसमेंट्स हैं, ट्यूशन सेंटर्स खुले हुए थे बहुत सारे बेसमेंट्स के अंदर, वो डूब गए, उनमें पानी भर गया, एसी खराब, कंप्यूटर खराब, फर्नीचर खराब, सब कुछ हो गया। तो जाहिर सी बात है, मैंने इनके साथ सिंपैथाइज करने के लिए कुछ ग्रुप ज्वाइन किए और मैंने देखा कि से क्या है, और सब लोग वन पेज पे हैं। तो जाहिर सी बात है, अब इस तरह का कुछ हो जाए कि अगले साल कुछ ना हो,
मगर मुझे नजर आया कि हमारे यहाँ अवाम में कुछ भी हो जाए, कुछ लोगों को लीडर बनने का बड़ा शौक होता है, लीडर मैं बनूंगा, मेरा नाम आगे आना चाहिए। कुछ लोग बड़े पर्पस पे फोकस नहीं करते। लोग पूछ रहे हैं जी डिफेंस में बहुत सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं, वो कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आ रहे? अरे यार नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। आप तो अपना, आप टैक्स पेयर हो, आप अपना हक मांगो ना, उन पे क्यों क्रिटिसाइज करो, किसी और पे क्यों कीचड़ उछाल लो? नहीं वो क्यों नहीं आ रहे? सारे पॉलिटिशियंस रहते हैं, एक्स पॉलिटिशियंस रहते हैं, वो क्यों नहीं आ रहे? डिफेंस में रहते हैं, वो क्यों नहीं आ रहे प्रोटेस्ट में? ये क्या बातें हैं मिस, ये क्या सोच है मिस? खुद उलझा रहे हो, खुद उलझा रहे हो, खुद लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हो कि नहीं, लोग खुद लोग को अगर मैंने ये सोचा कि यार ये क्यों इतनी फालतू बातें कर रहा है बंदा, तो चार लोगों ने ये भी सोचा होगा कि नहीं सही कह रहा है, सेलिब्रिटीज क्यों नहीं आ रहे, वो फला का घर है डिफेंस में, फला का घर है डिफेंस में, वो क्यों नहीं आ रहे, वो आएंगे तो हम जाएंगे। यार आपके घर जब नुकसान होता है तो क्या वो आते हैं? नहीं आते ना। आपके घर जब लाइट जाती है तो क्या वो आते हैं? नहीं आते ना। मगर हम उलझेंगे, और इससे फायदा किसका होगा? उनका होगा जिनको काम नहीं करना। वो वही सोच जो गई है ना वहां पे कि हमें बस गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ऑफिस में हम अपनी प्रेजेंस दिखा दें कि हम सरकारी नौकरी करते हैं, मैं इस ग्रेड का ऑफिसर, मैं उस ग्रेड का ऑफिसर। उनको हम खुद सपोर्ट कर रहे हैं, और वो जानते हैं, वो भी जानते हैं, उनको भी पता है 2 दिन शोर होगा, 4 दिन शोर होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा उसके कि बाद मैं फिर अपने काम, खामोश। मैं अपने काम पे निकलूंगा, आप अपने काम पे निकलेंगी, हम काम भी तो नहीं छोड़ सकते। हमारे लिए सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि आप तो 2 दिन 4 दिन के बाद अपने बच्चों को घर पे नहीं बिठाएंगी कि स्कूल उनका मिस करा देंगे। आप कहेंगे बेटा जाओ, कब तक प्रोटेस्ट करोगे, अब सब ठीक हो गया चले जाओ। वो स्कूल जाएंगे, वहां जाके वो भूल जाएंगे, हम अपने काम पे जाएंगे, वो अपने काम में लग जाएंगे, हम आप भूल जाएंगे। तो और सिस्टम हमारा वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। भाई सब कुछ करें, मैं ये कहता हूँ अपने काम करते रहे, जिंदगी नहीं रुकनी चाहिए, मगर हम अपने आप को एनेबल कर ले, स्किल कर ले। कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता, कंप्लेन करने से, अपने दूसरों को रैंट करना, हमारे यहाँ मैं बचपन से दिखता रहा हूँ, ड्राइंग रूम टॉक्स हैं, पाकिस्तान में ये खराब, पाकिस्तान में ये खराब। रहते हम फिर भी पाकिस्तान में, खाते हम फिर भी पाकिस्तान का है, हम सब कुछ पाकिस्तान से, तालीम यहाँ से लेते हैं, जॉब ट्रेनिंग यहाँ से लेते हैं, एक्सपोजर यहाँ से लेते हैं, यहीं पे कमाया हुआ पैसा बाहर लेके जाते हैं, वहां पढ़ते हैं, और फिर सारी जिंदगी सर्विसेज उनको देते हैं। कब तक, कब तक ये कब तक? करेंगे हम डबल स्टैंडर्ड्स? कब तक ये डबल स्टैंडर्ड्स पे हम चलते रहेंगे? फिर हम कंप्लेन भी सीख, भाई सारा पोटेंशियल आप इस मुल्क से खुद उठा के बाहर ले गए, फिर कहते हो कि कराची रहने के लायक नहीं है। तो छोड़ा किसने तो कराची के रहने के लायक उसको? बड़ा हमने बड़ा जमीन अच्छा खुद खरीदी। स्टेटमेंट है। आखिर कब तक? क्योंकि जरूरत इस चीज की है कि अब हम ये ना सोचे कि कराची रहने के लायक नहीं है। जरूरत इस चीज की है कि हम ये सोचे, क्या हम कराची में रहने के लायक हैं? अगर हैं तो हम कराची को वाकई ओन कर लें। कहें ना कि आई ओन कराची, बड़ा बड़ा रोड पर लिख ना दें, जब क्रिकेट के मैचेस हो रोड्स बंद कर दें और उस पर बड़ा बड़ा लिख दें आई ओन कराची। आई ओन कराची बिकॉज इट्स अ सिटी जहां मैं पैदा हुई थी। आई ओन कराची, इसीलिए मैं अपने घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगहों को साफ रखना चाहूंगी। वजीर आजम पाकिस्तान आज हमारे लिए कुछ रिलीफ फंड्स अनाउंस कर गए हैं। अल्लाह करे कि वो लाखों करोड़ों रुपए कराची की डेवलपमेंट पे लग जाएं और लोगों के घरों और लोगों की जेबों को गर्म ना करें। ऐसा ना हो कि किसी का महल आलीशान हो जाए और कराची की सड़कें उसी तरीके से टूटी रहें। मुर्तजा, thank you so much for being with us. Thank you so much for this passionate discussion that we have had. I hope कि हम सब जो स्कूल्स और कॉलेजेस में बैठे हैं, जो टीचर्स कहलाते हैं, वो इन अवेयरनेस सेशंस को अपनी क्लास का हिस्सा बना दें, अपनी बातों का हिस्सा बना दें। अगर हमारे पास घर का एक बच्चा भी बाकी घर वालों से कहेगा ना कि ये रैपर बाहर ना फेंकिएगा, ये बोतल बाहर ना फेंकिएगा, इसको अपने डस्टबिन में डाल दीजिए। अगर वो बच्चा सामने वाले से कहेगा कि इस खाली प्लॉट को लैंडफिल ना बनाइए, कचरे का ढेर ना बनाइए, बेहतरी आएगी। बेहतरी तभी आती है जब सोच में बेहतरी आती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस फॉर दिस पैशनेट थिंग। थैंक यू ऑडियंस फॉर बीइंग विद अस। एक छोटी सी बात के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। कराची रहने के लायक है, कराची बहुत हसीन है, कराची का अगलीनेस नहीं है, अगली तो हम हैं जो कराची को गंदा करते हैं। कराची बड़ा हसीन है, स्काई स्क्रेपर्स देख लो, आसपास की हरियाली देख लो, या ये बात देख लो कि कराची में भूखा कोई नहीं सोता, हर शख्स को रोजी कराची देता है, लिहाजा कराची को वाकई अपना लो। थैंक यू सो मच। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम प्लेटफॉर्म ऑफ Reads थैंक यू School मिस, and College. थैंक यू। Thank you, Murtaza. Allah Hafiz.